दोस्तों, ये जो पैसे हमें बांटे जा रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इन्वेस्टमेंट की डाउन पेमेंट की तरह है। की आपलं सरकार बदललं आणि ही योजना बंद झाली तर उनमें अपनी आइडियोलॉजीज को लेकर इतनी कमिटमेंट है जितने क्रीम बिस्किट के अंदर भरी हुई क्रीम। ये वही पैसा है जो हम मिडिल क्लास लोग देकर अपनी कमर तोड़ते हैं। लोग अपनी जान पे खेलकर नौकरी पर जाते हैं। इसे स्पिरिट ऑफ मुंबई कह के इग्नोर कर दिया जाता है। तो हर साल 2500 से ज़्यादा लोग मुंबई लोकल ट्रेन्स से गिरकर मर जाते हैं। इन पॉलिटिशियंस ने लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझकर रखा है, यानी कि साल के 15,000 रुपये। ये इज्जत नहीं, ये किसानों को गुलाम बनाने की कीमत है। लेकिन कोई ऐसा वादा नहीं किया गया किसानों से कि उन्हें कर्ज में कभी फंसने ही नहीं दिया जाए। 1 लाख टीचर्स ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और बैनर्स पर लिखा था लेट अस टीच। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी महाराष्ट्र में अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात नहीं कर रही। किसानों को, बहनों को, बेरोजगारों को, स्टूडेंट्स को पैसे बांटे जा रहे हैं। क्यों अचानक सरकार इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई है, वो भी इलेक्शंस के कुछ महीनों पहले। दोस्तों, ये जो पैसे हमें बांटे जा रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट की डाउन पेमेंट की तरह है, लोगों के ट्रस्ट जीतने के लिए। और बार बार एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू हमें इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि अगर सरकार बदल गई तो ये पैसे आने बंद हो जाएंगे। की आपलं सरकार बदललं आणि ही योजना बंद झाली तर बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस पैसे कमा रहे हैं, गरीब अपनी गरीबी सह रहा है, जिसका बोझ बेचारा मिडिल क्लास उठा रहा है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो महाराष्ट्र में आने वाले इलेक्शंस के लिए है। मूवीज़ और सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ में एंटरटेनमेंट की कोई भी कमी नहीं छोड़ी, पर पता नहीं क्यों इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को लगता है कि हमें एंटरटेनमेंट की कमी है, इसलिए वो पॉलिटिक्स में भी एंटरटेनमेंट लेकर आ रहे हैं। एक तरफ है महायुति अलायंस, जिसके अंदर बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी है, और दूसरी तरफ है महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी है। इन पार्टीज़ के अलावा कहीं और छोटी मोटी पार्टीज़ हैं जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। खबर ये आ रही है कि 50 से ज़्यादा लीडर्स अपनी पार्टी बदल चुके हैं, और रीज़न है आइडियोलॉजीज़ का मिसमैच। उनमें अपनी आइडियोलॉजीज़ को लेकर इतनी कमिटमेंट है जितने क्रीम बिस्किट के अंदर भरी हुई क्रीम। और जिन लीडर्स ने पार्टी नहीं बदली उनकी अपने ही अलायंसेस के अंदर महाभारत चल रही है। दोनों ही अलायंसेस के बीच में अपनी इलेक्शन फाइट है। जैसे ही बिग बॉस जैसे शो आपके दिमाग के लिए हानिकारक है, वैसे ही महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स जनता के लिए हानिकारक है। हम लोगों को इम्पॉर्टेंट इश्यूज से भटकाया जा रहा है, सारे फैक्ट्स, फिगर्स और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स को छुपाया जा रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज के अंदर जो लिखे हुए प्रॉमिसेस हैं उनके बारे में। क्या उन प्रॉमिसेस को सच में पूरा किया जा सकता है, या फिर ये सब इलेक्शन के टाइम के जुमले हैं? क्या इन प्रॉमिसेस को अचीव करने का कोई सॉलिड प्लान है? इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, मूवीज़ देखिए, वेब सीरीज़ देखिए, नाच गाने देखिए, लेकिन पॉलिटिक्स में एंटरटेनमेंट मत ढूंढिए। लीडर्स को लड़ने दीजिए, मगर आप अपने इश्यूज से डाइवर्ट मत होइए। क्यों कोई पॉलिटिकल पार्टी बेरोज़गारी, वुमेन सेफ्टी, जस्टिस, महंगाई या किसानों के प्रॉब्लम्स पर बात नहीं करती? सिर्फ पैसों के वादे किए जा रहे हैं वोट्स के लिए। महाविकास आघाड़ी ने लोगों को होप्स दी है कि उनकी सरकार आने के बाद वो औरतों को हर महीने 3,000 रुपये देंगे और अनएम्प्लॉयड यूथ को हर महीने 4,000 रुपये देंगे। सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है ना? लेकिन अब दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी की महायुति अलायंस ने भी कुछ ऐसे ही प्रॉमिसेस किए हैं कि लाडली बहन योजना के तहत औरतों को हर महीने 1500 के बजाय 2100 रुपये दिए जाएंगे, और सीनियर सिटीजन्स की पेंशन 1500 से 2100 कर दी जाएगी। 1 लाख स्टूडेंट्स को हर महीने 10,000 रुपये दिए जाएंगे,
और किसानों को हर महीने 1250 रुपये दिए जाएंगे। क्या आपको पता है ये जो पैसा ये देने की बात कर रहे हैं, ये पैसा आएगा कहाँ से? ये पैसा आएगा हमारे पास से। ये टैक्स का पैसा है जो हम भरते हैं। ये वही पैसा है जो हम मिडिल क्लास लोग देकर अपनी कमर तोड़ते हैं। और बुरी बात तो ये है कि हमारे देश में मिडिल क्लास की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात गवर्नमेंट के टैक्स डेटा में क्लियरली दिखाई गई है। मिडिल क्लास लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि उन्हें जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल है। The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. और अगर जॉब मिलती भी है तो सैलरी काफ़ी कम होती है, और अगर सैलरी ठीक ठाक मिल भी जाती है तो मिडिल क्लास टैक्स के बोझ के तले दब जाता है। किस तरह से एक मिडिल क्लास टैक्स सिस्टम से परेशान है तो आप ये मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं जो मैंने बजट 2024 बनाया है। मैं होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो उसे चेकआउट करना ना भूलें। बात ये नहीं है कि हमें टैक्स नहीं देना चाहिए, बात ये है कि टैक्स देने के बदले हमें मिल क्या रहा है। मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं। प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस बढ़ती जा रही है। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी एजुकेशन होता तो प्राइवेट स्कूल्स अपनी फ़ीस अपने आप कम कर देती कॉम्पिटिशन्स के वजह से। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन है ही नहीं। मिडिल क्लास पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर काफ़ी परेशान हैं, इसलिए अपना पेट काट कर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं। ये ब्लैकमेल नहीं तो और क्या है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो लोकल ट्रेन्स और BST बसेस लोगों से खचाखच भरी होती है। जिनके पास रोजगार है उन्हें यही फिक्र रहती है कि आज मैं ऑफिस में टाइम पे पहुंच पाऊंगा या नहीं, या आज की ट्रेन में या आज की बस में मुझे चढ़ने मिलेगा या नहीं। लोग अपनी जान पे खेलकर नौकरी पर जाते हैं। इसे स्पिरिट ऑफ मुंबई कह के इग्नोर कर दिया जाता है। इस साल अगस्त में सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे ने मिलकर बॉम्बे हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल की, जिसमें ये कहा गया कि लास्ट 20 ईयर्स से 51,802 लोग मुंबई की लोकल ट्रेन से गिरकर मर चुके हैं। अगर एवरेज निकाला जाए तो हर साल 2500 से ज़्यादा लोग मुंबई लोकल ट्रेन्स से गिरकर मर जाते हैं। इन पॉलिटिशियंस ने लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझकर रखा है। BMC के चीफ ने बॉम्बे हाई कोर्ट में ये कहा कि इस साल बारिश की वजह से ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं। ये गड्ढे बारिश की वजह से नहीं होते, बल्कि सही ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से होते हैं। कब सरकार सही सड़क बनाएगी जिसमें प्रॉपर ड्रेनेज हो, फुटपाथ्स हो और साइड वॉक हो? 2 साल पहले महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि हम मुंबई की सड़कों को पोर्टहोल्स फ्री बनाएंगे, लेकिन 16 महीनों में सिर्फ 9% सड़कों को कंक्रीट किया गया। अब हम बात करते हैं किसानों की। किसानों को महीने के 1250 रुपये देना कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं। क्या ये सच में किसानों की रिस्पेक्ट है या बेइज्जती? महीने के 1250 यानी कि साल के 15,000 रुपये, ये इज्जत नहीं, ये किसानों को गुलाम बनाने की कीमत है। सच्ची इज्जत तो ये है हर किसान साल के 15 से 20 लाख रुपए कमाए। आखिरकार वो मेहनत और काम भी वैसा करते हैं जिनकी वजह से हम सबके घर में अनाज आता है। महायुति अलायंस और महाविकास आघाड़ी अलायंस दोनों ने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया है कि किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा, और बीजेपी ने भी किसानों से वादा किया है कि वो उनके सारे कर्जे माफ़ करवाएगा। महाविकास आघाड़ी ने 3 लाख तक के कर्ज की माफ़ी का वादा किया है किसानों से, क्योंकि ये सब गुलामी का सिलसिला जारी रखने के लिए ज़रूरी है। लेकिन कोई ऐसा वादा नहीं किया गया किसानों से कि उन्हें कर्ज में कभी फंसने ही नहीं दिया जाएगा या उनकी एनुअल इनकम 15 लाख तक हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पर। अनएम्प्लॉयमेंट का सल्यूशन बड़ी कंपनीज़ के पास नहीं। बड़ी कंपनीज़ अपना वॉल्यूम्स बढ़ा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि रोज़गारी भी बढ़ रही है। रोज़गार का इशू
सिर्फ स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करके सॉल्व किया जा सकता है, जिससे एयर पोल्यूशन भी कम होगा और सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं एजुकेशन के ऊपर। इलेक्शंस के प्रॉमिस ही इतने लो क्वालिटी के होते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन का कोई प्रॉमिस ही नहीं होता। ये सिर्फ फ्री एजुकेशन का सवाल नहीं है, बल्कि फ्री क्वालिटी एजुकेशन का सवाल है, जो कि सरकार आसानी से दे सकती है। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि टीचर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ना रखा जाए। 2 महीने पहले महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के 1 लाख टीचर्स ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और बैनर्स पर लिखा था लेट अस टीच, जिसमें वो परमनंट एम्प्लॉयमेंट का हक मांग रहे थे। शिक्षण असेल सोबतच कंत्राटी शिक्षक भरती रद्द करा या मागणीसाठी जे आहे ते शिक्षक आक्रमक झालेले आहेत। आपण बघू शकतो अमरावतीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट महामोर्चा जो आहे तो सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्या वतीनं काढण्यात आलेले आहेत। आपण दृश्यांमध्ये बघू शकतो मोठ्या संख्येने जर पाहिलं तर या ठिकाणी हजारोच्या संख्येने जे आहेत ते जिल्हाभरामधील शिक्षक या मोर्चामध्ये सहभागी झालेले आहेत। वेगवेगळ्या मागण्या घेऊन जे आहे ते हे शिक्षक जे आहेत ते आक्रमक झालेले आहेत। त्यामुळे आज जर आपण बोलतो 1500 पेक्षा अधिक अमरावती शहरातील शाळा ज्या आहेत त्या बंद आहेत। आपल्या सोबत टीचर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज अलॉट ना करके उन्हें सिर्फ पढ़ाने का काम देना चाहिए। परमानेंट टीचर्स की संख्या को डबल कर देना चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर, सेक्रेटरी और स्कूल इंस्पेक्टर को अकाउंटेबल बनाना चाहिए एजुकेशन की क्वालिटी के लिए। हमारी मुंबई पुलिस फोर्स का मसला भी कुछ ऐसा ही है। हमारे महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 2,30,000 पुलिस वाले हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हर 1 लाख की पॉपुलेशन के लिए 222 पुलिस वाले होने चाहिए। महाराष्ट्र की टोटल पॉपुलेशन 2011 में 11 करोड़ थी, जो कि आज के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 13 करोड़ होगी। उस हिसाब से महाराष्ट्र में टोटल 5,85,000 पुलिस ऑफिसर होने चाहिए, यानी कि जो पुलिस फोर्स हमारे पास अभी है उसका 2.5 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हमारा महाराष्ट्र क्राइम फ्री हो सके। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी महाराष्ट्र में अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात नहीं कर रही। अगर सरकार इन मुद्दों पर काम करेगी तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी, टूरिज़्म बढ़ेगा महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में सफाई बढ़ानी चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट, कंपोस्टिंग करानी चाहिए, बीचेस और हिस्टोरिकल प्लेसेस को मेंटेन करना चाहिए, जिसके लिए ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। मैंने ये वीडियो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट या डिमोट करने के लिए नहीं बनाया है। ये वीडियो मैंने पब्लिक अवेयरनेस के लिए बनाया है, ताकि पब्लिक अपने इश्यूज़ को ना भूले और वोट करते टाइम अपने इश्यूज़ को ध्यान में रखकर राइट पॉलिटिकल पार्टी को वोट करे। थैंक यू।